हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। दो वीडियो मैंने बनाए फ्रीडम हाउस की जो रिपोर्ट भारत के बारे में आई और फिर स्वीडिश इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी पे भारत के बारे में आई। एक रिपोर्ट ने भारत को पार्टली फ्री देश बताया, दूसरे ने भारत को पाकिस्तान जैसी ऑटोक्रेसी बताया। मेरे बहुत से लिबरल साथी, बहुत से मेरे स्टीम्ड व्यूअर्स मेरी एनालिसिस से नाखुश हैं। उनका अधिकार है, डेमोक्रेसी की एसेंस है डिसेंट, लेकिन मोटिव्स एट्रीब्यूट करना, ये कहना कि साहब आप सरकार के चमचे हैं, आप आरएसएस ज्वाइन कर लें, आप बीजेपी ज्वाइन कर लें, आप डर गए, ये आपको अच्छी बात नहीं लगती। एक तो समझ लें कि एक देश है और एक सरकार है। सरकार का क्रिटिसिज्म इंटरनली करना डेमोक्रेसी के लिए अच्छा होता है। एक कोई फॉरेन एजेंसी आपके देश को कैरेक्टराइज करे एज पार्टली फ्री या एज ऑटोक्रेसी, ये दूसरी बात है। दूसरी चीज, क्या डेमोक्रेसी में मुझको अपने ओपिनियन को रखने का अधिकार नहीं है? दोनों रिपोर्ट्स के बारे में मैंने ये कहा कि ये अपॉर्चुनिटी है हमें इंप्रूव करने की, इंट्रोस्पेक्शन करने की। दोनों रिपोर्ट्स के सिलसिले में मैंने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन स्ट्रेंथन की जानी चाहिए, सिविल लिबर्टीज एक्सपेंड की जानी चाहिए, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी से आगे बढ़ना चाहिए और हमें लिबरल डेमोक्रेसी होना चाहिए। देखिए, मैं कोई वीडियो किसी को खुश करने और किसी को नाराज करने के लिए नहीं बनाता। मैं वीडियो बनाता हूं अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक्सरसाइज करने के लिए। क्रिटिसिज्म का स्वागत है, वेलकम है, लेकिन बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि कंसिस्टेंट क्या स्टैंड रहा है। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स को फॉलो करने में यकीन नहीं करता। मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूं, लॉ जो मैं समझता हूं वो बताता हूं। हो सकता है मेरा समझना गलत हो सकता है जो आप लोग कह रहे हो वही बात सही हो। आज जो बात करनी है वो है 8 मार्च को, अभी 3 दिन पहले, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने यूपा के बारे में जो संसद में बताया है वो एक तरह का कन्फेशनल स्टेटमेंट है कि हमारे यहां यूपा में एक्सेसिव केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, एक्सेसिव अरेस्ट हो रही हैं और ज्यादातर ये गलत हो रहा है। ये सब लोकसभा में जो सरकार ने बताया, किशन रेड्डी जी जो हमारे गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने जो फिगर्स दिए हैं उन पे बात होगी। लेकिन सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट को समझ लें। जस्टिस, राइटियसनेस, राइटियसनेस क्या है? धर्मा क्या है? इट इज द सोर्स, द सब्सटेंस एंड द अल्टीमेट एंड ऑफ लॉ। अगर हम राइटियस हैं, अगर हम इंसाफ कर रहे हैं, तब हम जस्टिस को पालेंगे, लॉ का जो एम है उसे पालेंगे। सिसरो ने कहा, वी आर इन बॉन्डेज ऑफ लॉ सो दैट वी मे बी फ्री। तो लॉ विदाउट जस्टिस इज अनथिंकेबल। अफसोस की बात है कि अब लॉ जस्टिस नहीं करता बल्कि पावर लॉ का बेसिस बन गई। और यूपा एक उस तरह का लॉ है जो जस्टिस डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करता, पावर डिमॉन्स्ट्रेट करता है। और इस लॉ में हमने बड़ा ड्रैकोनियन अमेंडमेंट किया 2019 में,
जिस साल हम शताब्दी मना रहे थे जलियांवाला बाग के शहीदों की, उस ट्रेजेडी की कि किस तरह जनरल डायर ने हमारे इनोसेंट लोगों को जलियांवाला बाग में गोलियों से भून दिया था। क्या कर रहे थे लोग जलियांवाला बाग में? प्रोटेस्ट कर रहे थे। किस चीज के विरुद्ध प्रोटेस्ट थी? रॉलेट एक्ट की तरफ। रॉलेट एक्ट उसी तरह का लॉ था जैसा यूपा, जैसा पोटा था, जैसा टाडा था। ये सब ब्लैक लॉज कहलाते हैं। एंटी टेरर लॉज, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज, इनको सिविलाइज दुनिया, लिबरल डेमोक्रेसी अच्छी तरह नहीं देखती। दोनों रिपोर्ट्स जो आई हैं उसमें हमारी जो छवि खराब हुई है वो यूपा से हुई है, सेडिशन के मिसयूज से हुई। मैंने ये बात कही थी, लेकिन हमारे कई व्यूअर्स जो हैं उनको लगता है कि सिर्फ क्रिटिसिज्म और आलोचना जो है वही सही होती है। ऑब्जेक्टिविटी डिमांड करती है मिडिल पाथ। आइए जरा देख लेते हैं कि मंत्री जी ने क्या बात कही है। भारत सरकार ने खुद ये माना है कि 2019 में 72% इंक्रीज हुई है इन द अरेस्ट ऑफ पीपल अंडर यूपा। 72% है 2015 के मुकाबले में, बहुत बड़ी इंक्रीज है। जैसे मैंने कल कहा था कि ये स्वीडिश रिपोर्ट में जो हमारा डिक्लाइन है 23% का, ये बहुत बड़ा डिक्लाइन है। उसी तरह ये बहुत बड़ी इंक्रीज है और इस इंक्रीज की वजह से वो डिक्लाइन हुआ है। जिस तरह एनडीए 2 या मोदी 1 14 से 15 एक तरीके का शासन था, 19 से और अब दूसरे तरीके का नजर आ रहा है। यूपीए की भी सरकार, यूपीए 1 2004 से 9 एक तरह की थी, 2009 से 14 तक दूसरी तरह की थी। क्या हम उस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं? मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो फिगर सरकार ने दी हैं उन पर गौर कर लेते हैं। 2015 में 897 केस रजिस्टर हुए यूपा के तहत, 1128 अरेस्ट हुई। 2016 922 केसेस रजिस्टर हुए, 999 अरेस्ट हुई। 2017 में 901 केसेस रजिस्टर हुए, 1554 अरेस्ट हुई। 2018 में 1182 केसेस रजिस्टर हुए, 1421 अरेस्ट हुई। ये बहुत बड़ा नंबर है। हाईएस्ट केसेस कहां पे हैं? मणिपुर 306, तमिलनाडु मणिपुर के बाद 270, फिर जम्मू एंड कश्मीर है 255, फिर झारखंड है 105, आसाम है 87। सरकार ने बताया है संसद में कि कश्मीर में टेररिज्म में बहुत कमी आई है। हाईएस्ट अरेस्ट कहां हो रही हैं? यूपी में 498, मणिपुर में फिर 386, तमिलनाडु में 308, जम्मू एंड कश्मीर में 227, झारखंड में 202। यूपा के केसेस सरकार ने बताया स्टेट पुलिस भी इन्वेस्टिगेट करती है, एनआईए भी इन्वेस्टिगेट करती है। इतने ज्यादा केसेस और इतनी ज्यादा अरेस्ट हो रही हैं, और फिर सरकार ने बताया कन्विक्शन रेट, जो अदालत ने सही पाए चार्जेस, 2.2%। यानी अगर 100 केस रजिस्टर होते हैं तो 97.8% केसेस को हमारी अदालतें
सही नहीं पाती। और ये लो कन्विक्शन रेट अपने आप में, जो संसद में सरकार ने बताया है, साबित करता है कि हम इनडिस्क्रिमिनेटली यूपा का इस्तेमाल करते हैं, गैर जरूरी तौर पर इस्तेमाल करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं। सरकार ने यह भी माना कि भारत में टेररिज्म जो है यह लार्जली बाहर से स्पॉन्सर्ड है। बहुत बड़ी बात है। इसके मतलब देश में होम ग्रोन टेररिज्म नहीं है। भारत के बहुत कम लोग आपको, जो इस्लामिक स्टेट बनी थी और अब समाप्त हो गई, उसके लिए गए हुए मिलेंगे। अब देखिए, जो मेरी कंसर्न है एक लॉ के स्टूडेंट की हैसियत से, कि ये यूपा जो लॉ है इसमें लॉन्गर पीरियड ऑफ डिटेंशन अलाउड है विदाउट जुडिशियल स्क्रूटनी, और ये सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस और प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस दोनों के पैमानों पर नहीं उतरता। बेल बहुत मुश्किल है इसमें। अभी आपने देखा और बड़ा कंपैरिजन हुआ कि साहब दिशा रवि, जिसने वो टूल किट पे चार्ज जिस पे लगा था कॉन्स्पिरेसी का, उसको जज ने बेल दे दी दिल्ली के, और सफूरा जरगर जिनके ऊपर दिल्ली के दंगों का चार्ज लगा, दोनों पे सेडिशन के भी चार्जेस लगे, उनको बेल नहीं दी गई। सफूरा जरगर के ऊपर यूपा लगा हुआ था, बेल देना बहुत मुश्किल था। वो के मना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले ही महीने कहा है कि यूपा के केसेस में भी बेल दी जा सकती। एक बड़ा ड्रैकोनियन हमने अमेंडमेंट किया इसमें 2019 में, जिसके तहत अब किसी भी व्यक्ति को, इंडिविजुअल को या किसी भी संस्था को, ऑर्गेनाइजेशन को सरकार डिक्लेयर कर सकती है एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट। मैं समझता हूं कि यह सिविल लिबर्टीज के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है। देश का सिस्टम यह है लॉ का कि बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना पुलिस चार्जशीट किए, फिर जुडिशियल ट्रायल होगा, विटनेसेस आएंगे, एविडेंस आएगी, बहस होगी, और तब जज कन्विक्ट करेगा। हमने कन्विक्शन की स्टेज ही खत्म कर दी। एक्यूज्ड और कन्विक्ट का डिस्टिंक्शन खत्म कर दिया। और ये वो रीजन है जिसकी वजह से भारत की इंटरनेशनल छवि, और जो कल मैंने कहा था परसेप्शन में हम हार रहे हैं। अगर हम समझते हैं कि केस सही है तो एफआईआर की जानी चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए। एफआईआर फाइल होने से पहले किसी को हम डिक्लेयर कर देंगे एज टेररिस्ट, ये तो बिल्कुल संविधान के साथ खिलवाड़ है। किसी भी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के बारे में सिविल लिबर्टियंस और सुप्रीम कोर्ट खिलाफ रही है। एडीएम जबलपुर में एचआर खन्ना ने लिखा था, प्रिवेंटिव डिटेंशन विदाउट ट्रायल इज एनेथेमा टू ऑल दोज हु लव पर्सनल लिबर्टीज। सच अ लॉ मेक्स डीप इनरोड्स इनटू बेसिक ह्यूमन फ्रीडम्स which we all cherish and which occupy prime position among higher values of life। ये हायर वैल्यूज ऑफ लाइफ हम कंप्रोमाइज करते हैं, तब हमारी छवि को धक्का लगता है। क्रिमिनल लॉ के बारे में एक्सपर्ट्स कहते हैं मिनिमलिस्ट अप्रोच होनी चाहिए, कम से कम चीजें क्राइम बनाई जाएं। लॉ एक्यूज की तरफ टिल्ट करना चाहिए, क्योंकि स्टेट और एक्यूज में स्टेट बहुत पावरफुल है, एक पार्टी बहुत पावरफुल है, एक इंडिविजुअल बहुत पावरलेस है, मिसयूज हो सकता है पावर का। मेनका गांधी के जजमेंट के बाद अब कोई भी लॉ जो भारत में है वो तभी लॉ माना जाएगा जब वो फेयर हो, रीजनेबल हो, जस्ट हो और नॉन आर्बिट्रेरी हो। जहां भी बहुत ज्यादा पावर्स दे दी जाए वो आर्बिट्रेरी माना जाएगा। टू मच ऑफ डिस्क्रिशन देना आर्बिट्रेरी माना जाएगा। अगर सरकार के पास एविडेंस है
किसी व्यक्ति के बारे में कि ये टेररिज्म में इन्वॉल्व है, एफआईआर कीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए, सजा दिलाइए। मैं समझता हूं कि यूपा टेररिस्ट को तो शायद टेरराइज ना कर पाता हो, लेकिन ये सिटीजन्स को और नागरिकों को टेरराइज करता है। देखिए, अगर कोई टेररिस्ट है और वो ह्यूमन बम बन गया, जैसे राजीव गांधी की हत्या हुई और बहुत सी ऐसी हत्याएं हुई, असैसिनेशंस हुए, तो जिसको अपनी जान की परवाह नहीं है उसके ऊपर ये लॉ थोड़ी ना असर करेगा। पूरी दुनिया में पेनोलॉजी में साबित हो चुका है कि रिट्रीब्यूटिव और डेटरेंट थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट में जान नहीं है, साइंटिफिकली प्रूवन नहीं। इसलिए हमें ऐसे लॉज बनाने चाहिए जो कंपैटिबल हों हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से और हमारी कल्चरल वैल्यूज से। पूरे हिंदू लॉ का कंसेप्ट जो है धर्मा, जस्टिस पे, राइटियसनेस पे डिपेंडेंट है। मैं समझता हूं कि इस लॉ में हमें अमेंडमेंट कर कर इस लॉ को ड्यू प्रोसेस से कंपैटिबल बनाना चाहिए। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें और पेशेंस रखें क्रिटिसिज्म सुनने का। आप जो सोचते हैं मैं भी वही सोचूं ये जरूरी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।